साल 2014 से साल 2024 भारत में कई बदलाव हुए। एक पार्टी आई, उसने विकास भी किए और वादे भी। ये भारत के लिए कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ तो इंडिपेंडेंस के पहले से वादों का खेल चला आता रहा है। 3,000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी। जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए देगी। शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी। लेकिन आज कुछ नया है। आज हम करेंगे मोदी गवर्नमेंट की प्रॉमिसेस का पोस्टमार्टम। बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये है हमारा देश 1947 में आजादी के बाद, और यहाँ बन रही है सरकार नेहरू जी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने और इनके कुछ करीबियों ने भारत पे 1977 तक राज किया। उसके बाद कुछ समय के लिए इनका कार्यकाल खत्म हुआ और आई जनता पार्टी, जिससे सेकुलर भी कहा जाता है। जनता पार्टी सत्ता में सिर्फ 3 साल रही, यानी कि 1977 से 1980 तक। लेकिन ये राजनीतिक का खेल है बाबू भैया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 1980 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती है और ये 9 साल 1989 तक सत्ता में रहते हैं। इसके बाद से इनका सिलसिला चलता गया, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस या फिर जनता पार्टी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस का शासन काल ऐसा खत्म हो कि आज 2024 में भी वो अलायंसेस बनाकर भी नहीं जीत पा रही है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। 2014 में मोदी सरकार आई और उन्होंने सबसे वादा किया कि अच्छे दिन। लेकिन क्या सच में अच्छे दिन आए हैं? कि शहर में सब्जी बहुत ही महंगी बिकती है, या सिर्फ एक बीजेपी का नारा था? भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने। आइए जानते हैं अच्छे दिन। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद भारत को एक विश्व गुरु बना दिया गया। हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं इट इज इंडिया's moment. The landscape for the next 15 years for India, 20 years for India is clearly laid, and I'm sure 5 trillion and more will be achieved. लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है। जब सरकार के खिलाफ सवाल किए तो चैनल बंद करा दिया, कोर्ट से जाकर हमें चैनल शुरू कराना पड़ा। पिछले साल मेरा भी फेसबुक मिला टाइम्स का जो ऑफिशियल था वो डिलीट कर दिया गया। यहाँ इंसान नहीं क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं। India's growing crackdown on dissent, including farmers' protests, internet shutdowns, online censorship, and the jailing of activists is ringing authoritarian alarm. Millions of young Indians face the risk of unemployment. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. Transitioning pretty openly, pretty brazenly into a criminal Hindu fascist enterprise. लेकिन सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। इस सवाल का जवाब आपको और हमको मिलेगा बीजेपी के 45 पेज के मैनिफेस्टो में, जिसे हम 3 सिंपल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं: इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही बेसिक चीजों की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सिक्योरिटी की। 2014 से पहले देश के 18,542 विलेजेस में कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं थी। अब सोचिए अभी लाइफ कैसी हो जाएगी अगर 1 घंटे के लिए भी वाईफाई ना चले, नेटवर्क ना है। और अगर उस समय विलेजेस में 10% घरों में बिजली दी जाती थी तो उसे फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद से ये क्राइटेरिया चेंज हुआ। 18,000 से ज्यादा विलेजेस में बिजली पहुंची। सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची। 1000 दिन में हम उन 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने अब तक बिजली नहीं दी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। हमने बीड़ा उठाया, असंभव को संभव करने का संकल्प किया, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है 1000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है। उसके बाद भी 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में
आज बिजली पहुंच गई। तो सोचिए, जो चीज पहले 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने कुछ सालों में ही कर दिखाया। इसके बाद आती है हमारी दूसरी नेसेसिटी, टैप वाटर की। 2014 से पहले भारत के सिर्फ 13% घरों में टैप वाटर फैसिलिटी थी। मतलब आज भी 80% लोग इस तरह से पानी भरते हैं। और बीजेपी के आने के बाद उनके फर्स्ट टेन्योर यानी कि 2019 तक ये नंबर बढ़ के सिर्फ 18% तक आया। लेकिन बीजेपी ने उनके सेकंड टेन्योर में हर घर जल जीवन मिशन चालू किया और अब ये नंबर 13% से बढ़कर 70% तक आ गया है। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये है इंडिया का मैप 2014 में और ये है इंडिया का मैप 2024 में। इसके बाद आती है हमारी थर्ड बेसिक नेसेसिटी, सिक्योरिटी की। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ कभी भी घूमते घूमते आप पे आतंकवादी हमला कर देते थे, ठीक ऐसे ही हमारा भारत 2014 से पहले था। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2004 से लेकर 2013 तक भारत में 9321 टेरर स्ट्राइक हुए हैं। वहीं साल 2014 के बाद ये इंसिडेंट्स घट के 2132 तक आ गए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये क्लियरली लिखा गया था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, और बीजेपी वो करके दिखा रहा है। आज आप जम्मू कश्मीर को ही देख लीजिए। वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब जहाँ इकोनॉमी की बात आती है वहाँ पे महंगाई और इन्फ्लेशन की बात हम कैसे ना करें। महंगाई की बातों पर बीजेपी सरकार पर काफी उंगलियां उठती हैं। Wholesale inflation is at an all-time high of 12.9%. High fuel and edible oil prices are driving up inflation. The government says this is because of a low base effect. कांग्रेस के ब्लैक पेपर के हिसाब से हमारी इकोनॉमी के प्राइस राइज एक इकोनॉमिक ब्लंडर्स है। आइए पेट्रोल डीजल के प्राइस से इसे समझते हैं। 2004 में पेट्रोल का प्राइस था 36.81 रुपीज पर लीटर, वहीं आज ये प्राइस है 97 पर लीटर। वहीं डीजल का प्राइस 24 रुपीज से 90 रेस का हो गया, जो कि डबल से भी ज्यादा का रेट से इंक्रीज हुआ है। अब आते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के उनके मैनिफेस्टो में सबसे क्रिटिकल प्रोमिसेस मेक इन इंडिया पे। India's breakout moment in manufacturing. इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। लेकिन ये रिपोर्ट को देखिए, इसमें जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बढ़ने की जगह गिर रहा है और स्कीम के बाद भी 46% से जॉब्स डिक्लाइन हुए इस सेक्टर में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो मेक इन इंडिया उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन 2 to 6% के बीच में रहना चाहिए, जिसे मेंटेन करने में मोदी गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। इंफ्रास्ट्रक्चर। बीजेपी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है वो खुद को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सपने दिखाकर मार्केट करती आई है। और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। हम सब ने देखा है कैसे सड़क से लेकर रेल तक का विकास होता है। लेकिन क्या मोदी सरकार ने अपने बड़े बड़े वादे पूरे किए हैं? क्या बुलेट ट्रेन सच में चल रही है या फिर पोस्टर तक ही सीमित है? और क्या स्मार्ट सिटीज वैसे ही जैसे हमने सोचा था? आइए जानते हैं। वैसे बीजेपी ने कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, ये आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम रोड्स की बात करें तो बीजेपी ने 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज बनाने का प्रॉमिस किया था। और अगर हम डेटा को देखें तो 2014 से 2023 तक पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज वेयर बिल्ट। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। The government is dedicatedly working towards the development of a national highway network of 2 lakh kilometer length by 2025. NHAI completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete between Amravati to Akola. अब अगर बात करें रेलवेज की तो गवर्नमेंट ने उनके मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट्रीफाई ऑल रेलवेज बाय 2022 और 2023 रिपोर्ट के हिसाब से 90% ऑफ रेलवे ट्रैक्स वेयर इलेक्ट्रीफाइड।
बीजेपी ऑनेस्ट रिपोर्ट कार्ड। अब देखिए, सबकी एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। आज तक ऐसी कोई भी गवर्नमेंट पावर में नहीं आई है जिसने 100% प्रोमिसेस फुलफिल किए हो उनके मैनिफेस्टो के, लेकिन बाकी सब कंपैरिजन में बीजेपी का रेट इसमें अच्छा रहा। आई नो बीजेपी कई जगह पर लैग कर गई है। जैसे अगर हम घरों में बिजली की बात करें तो सभी घरों में बिजली भले ही पहुंच गई हो, लेकिन 24 आवर्स उसकी सप्लाई सिर्फ कुछ बड़े घरों में ही है। आज भी इलेक्ट्रिसिटी कट की समस्या 60% से भी ज्यादा घरों में। वहीं अगर हम वाटर फैसिलिटीज में देखें तो गवर्नमेंट हैज नॉट फुलफिल्ड देयर क्राइटेरिया ऑफ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड टिल 2024। वो लोग अभी भी कुछ दूर हैं उनके टारगेट से। सिक्योरिटी के क्राइटेरिया को देखें तो गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भले ही मणिपुर के बारे में नहीं लिखा हो, लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तब सरकार ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इवन उन्हें ये भी नहीं पता कि आज के समय में भी मणिपुर किस हालत में। Manipur is one of the 8 states in northeast India. Beautiful place. But since May this year, the scenes have been ugly. Manipur is burning. यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी वीक होती हुई दिख रही है। अगर हम इकोनॉमिक फेलियर्स की बात करें तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स उनके लिए एक मेजर फेलियर था। तो अब गवर्नमेंट से हमारे ये सवाल उठाना बनता है कि हाउ विल गवर्नमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैनी रेलवे स्टेशन हैज बीन ऑल्सो इक्विप्ड विद वाईफाई फैसिलिटीज। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर्स आर ऑल्सो रेडी टू यूज बाय 70% इन रेलवेज। तो ये थे बीजेपी के पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड क्या आपको लगता है कि हमारे अच्छे दिन आए हैं, ये भी हमें जरूर से बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।